हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के नर्सरी केजी और फर्स्ट के एडमिशन को लेकर। दिल्ली के नर्सरी एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है और पेरेंट्स को ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो उनको पहले से ही एडवांस में रेडी करके रखनी होती है, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप एडमिशन फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे। एक एडमिशन फॉर्म का आपको परफॉर्मा भी दिखाया गया है और ऐसे कौन कौन से एफिडेविट्स हैं जो आपको चाहिए होंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो नर्सरी के एडमिशन के लिए, केजी के लिए, फर्स्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड होती है इस वीडियो में बताई गई है। इस वीडियो में आपको बताया गया है कि आपकी नर्सरी के एडमिशन के लिए एप्लीकेंसी क्या एज एलिजिबिलिटी है, यानी कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसमें एप्लीकेंट का एडमिशन डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसा नहीं है कि कोई टेस्ट वगैरह होता है। जब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस स्कूल में एडमिशन हो ही जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे एडमिशन जो है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका घर उस स्कूल से कितनी दूर है जहाँ पे आपने अप्लाई किया है। मीन्स अगर आपका स्कूल उसकी स्कूल की फेरी के पास में है, जितना नियरेस्ट है उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं स्कूल में एडमिशन पाने के लिए। ये तो सबसे पहला फैक्टर है, इसके लिए पॉइंट सबसे ज़्यादा मिलते हैं जिसमें एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है कि अगर आपका बच्चा जो है उसका कोई भाई बहन पहले से ही स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके भी आपको पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि आपके बच्चे के उस स्कूल में एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर सिंगल चाइल्ड है उसके भी पॉइंट्स दिए जाते हैं, गर्ल चाइल्ड है उसके पॉइंट्स दिए जाते हैं और चांसेस बढ़ जाते हैं एडमिशन उस स्कूल में होने के। एलिमनी पेरेंट्स मींस आप जो हैं उस स्कूल से पहले ही पढ़ चुके हैं तो उसके लिए भी आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लाइक अगर आप स्टाफ भी हैं तो भी आप एक सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं और एडमिशन के चांसेस के लिए आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिससे कि वो पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और आपका एडमिशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट है नर्सरी में एडमिशन के लिए। सबसे पहली बात तो नर्सरी को प्री स्कूल भी कहा जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं कंफ्यूज होते हैं कि प्री स्कूल क्या होता है। प्री स्कूल का मतलब प्ले वे नहीं होता है, नर्सरी को ही प्री स्कूल कहा जाता है। और इसमें जो एज लिमिट है, मान लीजिए अगर आप जिस साल में एडमिशन करा रहे हैं तो 31 मार्च तक उस बच्चे की एज 3 साल होनी चाहिए या फिर 4 साल से कम होनी चाहिए। 3 साल का बच्चा, 3.25 साल का, 3.5 साल का और 3.25 साल का बच्चा एलिजिबल है नर्सरी में एडमिशन पाने के लिए। अगर बच्चे की उम्र 3 साल से कम है, कुछ दिन भी कम है, तो वो एलिजिबल नहीं है, या कुछ महीने भी कम है तो वो नर्सरी में एडमिशन पाने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट साइकिल मीन्स अगले साल आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो एडमिशन के लिए वो एलिजिबल होगा और फिर उसका नर्सरी में एडमिशन होगा। इस दौरान आप अपने बच्चे को किसी प्ले वे में या किसी और तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्कूल के एनवायरनमेंट से रूबरू करवाने के लिए आप कहीं और बच्चे का प्ले वे में एडमिशन करा के एक किसी फ्रेंडली एनवायरनमेंट में बच्चे को स्कूल का एटमॉस्फेयर दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करें कि केजी में, यानी केजी को हम बोलते हैं प्री प्राइमरी। केजी और नर्सरी, प्री स्कूल, प्री प्राइमरी में पेरेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है। केजी का मतलब होता है प्री प्राइमरी, नर्सरी से अबव क्लास होती है। प्री प्राइमरी मीन्स प्राइमरी मैंने होता है पहला, तो इसको आप इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि पहली क्लास से जो पहले क्लास होती है यानी प्री प्राइमरी, उसको हम बोलते हैं केजी क्लास। और इसमें उन बच्चों का एडमिशन होता है जिसकी उम्र 31 मार्च, यानी जिस साल में आप उसका एडमिशन करा रहे हैं उसकी उम्र 4 साल हो या 5 साल से कम हो। 4 साल, 4.25, 4.5, 4.25 इस तरह के बच्चे जिनकी एज है वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इससे कम उम्र के बच्चे इस क्लास के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और नर्सरी में अगर बात करें, जो सिलेबस स्कूलों में कवर किया जाता है वो इस तरह का होता है कि A to Z अल्फ़ाबेट्स कराए जाते हैं, कुछ काउंटिंग्स कराई जाती हैं, कुछ शॉर्ट टाल इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला बहुत कम कराई जाती है, लेकिन ऑरली बता दी जाती है, ठीक है। लेकिन केजी में सारा रिटर्न वर्क होता है, मैथ्स का, इंग्लिश का एंड हिंदी का, वो सब कंप्लीट करा दिया जाता है विद ऑल शॉर्ट एंड टॉल कंसेप्ट्स, रायम्स एंड स्टोरीज, इस तरह से। तो ये फर्स्ट से पहले होती है। तो इस तरह का इसमें आपका सिलेबस भी होता है। और इसकी जो एडमिशन की एज एलिजिबिलिटी है वो 4 साल है और 5 साल से कम है।
और इसी तरह से फर्स्ट क्लास में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो उसमें उसकी उम्र 5 साल होनी चाहिए या फिर 6 साल से कम होनी चाहिए। इससे कम का बच्चा, 5 साल से कम के बच्चा एलिजिबल नहीं है और 6 साल से ज़्यादा का बच्चा भी एलिजिबल नहीं है। तो एक फॉर्म का परफॉर्मा देख लेते हैं कि एडमिशन स्कूल जो होता है, सबसे पहले तो एडमिशन स्कूल आपको क्लियरली लिखा होता है कि कैप्स लॉक में लिखना है, क्लियर लिखना है, बच्चे के नेम के, चाइल्ड के स्पेलिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी मिस्टेक्स जो स्कूल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और आपको अपने पर्टिकुलर्स भी भरने होते हैं, फिल करने होते हैं, फादर एंड मदर के। इस तरह से कुछ उनका परफॉर्मा होता है जिसमें डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस टू स्कूल आपको मेंशन करना होता है और ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और जैसे नेम होता है, फादर का क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, डेजिग्नेशन मीन्स क्या आप काम करते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ का ऑफिस एड्रेस, ऑफिस का फ़ोन नंबर और मंथली इनकम भी मेंशन करनी होती है। एक ईमेल देना होता है जिसमें आपको वो टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते हैं। उसी तरह से मदर के पर्टिकुलर्स में उनका नाम, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या काम करती हैं, हाउसवाइफ हैं या कुछ काम करती हैं, क्या ओहदा है, क्या ऑफिस एड्रेस है, प्राइमरी फ़ोन नंबर, मंथली इनकम और ईमेल। और स्कूल का ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है कि नहीं, ये तो एक आपके लिए टिक करना होता है कि अगर आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए या नहीं। सिबलिंग के बारे में, और अगर है तो क्लास का रेफरेंस एंड नेम, और अगर कोई डिसीज़ वगैरह इन केस ऑफ एनी डिसेबिलिटी तो ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। इस तरह से आपको फॉर्म भरना होता है। और अब बात करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होते हैं एडमिशन के लिए। और सबसे ज़रूरी बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एडमिशन फॉर्म से पहले ही जमा कराने होते हैं और ये होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। जब आप एडमिशन फॉर्म लेकर आते हैं, उसको फिल करते हैं और काफ़ी जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो लगा देते हैं, सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, तो उसके बाद आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सबमिट करना, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। बहुत सारी स्कूल्स में ऑनलाइन ही प्रोसीजर हो चुका है। ठीक है। बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म, एडमिशन फॉर्म मिलते कहाँ से हैं। आप फिज़िकली विज़िट करके भी आप एक पर्टिकुलर स्कूल से आप एडमिशन फॉर्म निकलवा सकते हैं। एक मिनिमम जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो 25 से लेकर 150 और 200 तक हो सकती है, पर ये मिनिमम फ़ी होती है। और सबसे ज़रूरी बात, ये रिफ़ंडेबल नहीं होती है। आपको ये फ़ी पे करके आपको एक एडमिशन फॉर्म मिलता है, वो आप ऑनलाइन भी निकलवा सकते हैं और ऑफ़लाइन भी निकलवा सकते हैं। जब आप ये लेकर आते हैं तो उसमें इसको फिल करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आपको ये सबमिट करना होता है। अगर आप इसको ऑनलाइन सबमिट करा रहे हैं तो स्कैन कॉपी जाएंगी, अगर आप फिज़िकली विज़िट जाके करा रहे हैं तो आपको खुद लेकर आना होता है। और इसके बाद खुद ही फॉलो अप करना होता है कि कोई स्कूल से लिस्ट निकली है या जिसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट्स ये सेलेक्ट हो गए हैं, वो आप स्कूल में फ़ोन करके भी पता कर सकते हैं और उनकी वेबसाइट्स पे ऑनलाइन अगर अपडेट होता है तो उससे भी आपको पता लग सकता है। बट ये आपको खुद ही करना होता है। आप स्कूल से, ऐसा नहीं है कि कभी फ़ोन आएगा तो ही आपको पता चलेगा, आपको ये चेक खुद ही करते रहना होता है। और जब आपने एक स्कूल में एडमिशन फॉर्म भर लिया और वहाँ पे सबमिट भी कर दिया, इट डज़ंट गारंटी कि आपके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाएगा, ऐसी श्योरिटी नहीं होती है। क्योंकि एक स्कूल में अप्लाई करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो बी श्योर कि आप एक से ज़्यादा स्कूल में फॉर्म भरें, सो दैट कि अगर आपके बच्चे का एक स्कूल में एडमिशन का सिलेक्शन ना हो तो आप किसी दूसरे स्कूल में आपका नंबर आ जाए। और ऐसा करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक दो स्कूल में आपका एडमिशन फॉर्म भरने से गारंटी हो जाती है कि स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। तो जो स्कूल आपको लगता है कि प्रोमिनेंट है, जिसमें आप अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं, उन स्कूल के एडमिशन फॉर्म लेकर आएँ। और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको प्री रेडी करके रखने पड़ते हैं, सो दैट कि ये जो एडमिशन का शेड्यूल होता है बहुत ही हैक्टिक होता है, वो थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं इस वीडियो में आपको बताए गए हैं वो पहले से ही रेडी करके रखें। और सबसे ज़रूरी बात, इनको लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले ही जमा करा दें, जो कि हर स्कूल की डिफरेंट होती हैं। मोस्टली क्या होता है कि नवंबर के एंड में या दिसंबर में एडमिशन फॉर्म निकल जाते हैं और इसी में ही आपको सबमिट कराने पड़ते हैं। एंड जनवरी में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आउट होती है। फर्स्ट लिस्ट आउट होती है, सेकंड लिस्ट आउट होती है, थर्ड लिस्ट आउट होती है और आपको ही चेक करना होता है। और अगर आप टाइमली जाकर स्कूल में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी जगह पे किसी दूसरे को चांस दिया जाता है। तो बी श्योर, आप जिस स्कूल में एडमिशन चाह रहे हैं वहाँ पे आप चेक कीजिए और टाइमली अपडेटेड रहिए कि कहाँ आपके बच्चे का नंबर आ गया है। और समटाइम्स किसी स्कूल्स में जब लिस्ट निकाल दी जाती है तो लकी ड्रॉ भी अरेंज करती हैं। और ऐसा नहीं है कि लकी ड्रॉ में नंबर नहीं आता, लकी ड्रॉ में भी आपके बच्चे के आने के, एडमिशन के चांसेस होते हैं।
और तो इसलिए वो भी अटेंड कीजिए। जहाँ आप करवाना चाहते हैं तो वहाँ भी नंबर आ सकता है। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे का पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की कॉपीज़ करवा के रखिए। कुछ 15-20 या जितने स्कूल्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। माता की, पिता की या गार्जियंस के पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ। कुछ स्कूल्स में फैमिली फ़ोटोग्राफी मांगते हैं रिसेंट का, जिसमें बच्चे और माता पिता के साथ कंबाइंड फ़ोटोग्राफ हो। रेजिडेंशियल प्रूफ हो। रेजिडेंशियल प्रूफ के नाम पर आप फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, लीज डीड या लेटेस्ट पेड आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, फ़ोन का बिल हो। बहुत कम स्कूल जो होते हैं वो एक से ज़्यादा प्रूफ की डिमांड करते हैं, तो बी श्योर आप रेडी रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जब एडमिशन आपका बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है किसी स्कूल में, तो आपको एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग और एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको डिपॉजिट कराने होते हैं। सबसे ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में कहते हैं कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जो इशू किया जाता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से या फिर उसी के इक्विवेलेंट कोई अथॉरिटी हो जहाँ से जिसका मान्य हो। तो बहुत कम स्कूल्स होते हैं वो ये डिमांड करते हैं कि बच्चे का नाम भी मेंशन हो, लेकिन कुछ स्कूल्स ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट भी डिमांड कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है कि बच्चे का जेंडर डिस्क्राइब होता है कि मेल है या फीमेल है, तो वो भी आपका चल जाता है। बच्चे का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। कुछ स्कूल्स इम्यूनाइजेशन का चार्ट का भी डिमांड करते हैं, और बच्चे का आधार कार्ड भी किसी किसी स्कूल्स में चाहिए होता है। आप रेडी करके रखिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स इसके डिमांड करते हैं। और माता पिता का आधार कार्ड भी आप इसमें फ़ोटोकॉपी लगाते हैं। बहुत सारे स्कूल्स में रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे इसको भी कंसीडर करते हैं, तो इसको लगाते हैं। सिंगल पेरेंट्स के केस में एफिडेविट चाहिए होता है अलॉन्ग विद डेथ सर्टिफिकेट एंड डिवोर्स सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। और गर्ल चाइल्ड के केस में एफिडेविट लगता है। एल्यूमिनी केसेस होता है कि आप उस स्कूल में पहले पढ़ चुके हैं, तो उस केस में आपको 12th का सर्टिफिकेट या 10th का सर्टिफिकेट लगाना होता है किसी स्पेसिफिक स्कूल का। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट एंड ए लेटर फ्रॉम प्रीस्ट, मतलब अगर आप कैथोलिक हैं तो उस केस में ये सर्टिफिकेट लगेगा। उसी तरह से अगर कोई माइनॉरिटी है लाइक सिख है या कोई और बैप्टिज्म है तो उसमें सर्टिफिकेट लगता है। सिबलिंग के केस में स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड उस बच्चे का वो वैलिड होता है, या फिर कोई फ़ी रिसिप्ट इस तरह की भी वैलिड होती हैं। अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है कि कोई स्पेशल डिमांड है या स्पेशल नीड के लिए कुछ चाहिए, तो इस केस में भी आपका सर्टिफिकेट लगता है। फर्स्ट चाइल्ड के केस में एक एफिडेविट किसी किसी स्कूल में लगाते हैं, तो आपको ये भी अटेस्ट करना पड़ता है, साथ में देना पड़ता है। और अगर स्टाफ है तो स्टाफ का लेटेस्ट आईडी कार्ड वैलिड होता है, वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं एडमिशन के लिए। ये थी जनरल कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो आपको चाहिए होती हैं। और एड्रेस प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। आप वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं पेरेंट्स का, राशन कार्ड या स्मार्ट कार्ड जिसमें पेरेंट्स का नाम हो बच्चे के नाम के साथ, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, या पासपोर्ट जिसमें पेरेंट्स का नाम हो, या फिर आधार कार्ड बच्चे का और माता का, पिता का। ये सब जो है रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ के तौर पे काम करते हैं। और EWS कैंडिडेट्स जो होते हैं उसके एडमिशन के लिए बहुत सारे स्कूल्स में पहले से ही सीट्स रिज़र्व की जाती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनका जो एडमिशन होता है वो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं edudel.nic.in से। और अगर EWS कोटे में भी बहुत सारे बच्चों का जो होता है एडमिशन होता है, उस केस में जो लिस्ट होती है जो चाहिए होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र मीन्स रेजिडेंशियल एड्रेस, और इनकम का प्रमाण कि आप EWS कैटेगरी से हैं भी या नहीं, और प्रूफ ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, तो इन सब प्रूफ्स की ज़रूरत होती है। इन प्रूफ के नाम पे जैसे डेट ऑफ बर्थ है तो EWS कोटे से हैं आप, EWS में हैं, और तो इनमें से कोई भी आपका वैलिड है, लाइक आंगनवाड़ी कार्ड का रिकॉर्ड, आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर डिक्लेरेशन ऑफ एज ऑफ द चाइल्ड बाय पेरेंट्स, और हॉस्पिटल का रिकॉर्ड। तो ये सब जो है ये प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है बच्चे का। रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पे राशन कार्ड काम कर सकता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक तरह का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट ही होता है बच्चे का और पेरेंट्स का। वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, लैंडलाइन नंबर, वाटर बिल वगैरह। आधार कार्ड इज़ ऑल्सो वैलिड जिसमें पेरेंट्स हो और चाइल्ड का हो, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पासपोर्ट हो अगर पिता का, तो ये सब है वैलिड।
और इनकम प्रूफ के लिए आपको बीपीएल का कार्ड चाहिए होता है, आपको वो शो करना होता है, अटैच करना होता है, या फिर अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड जिसको बोलते हैं पिंक कलर कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट रेवेन्यू ऑफिसर कर दे, या फिर उसके इक्विवेलेंट अगर कोई रैंक वाला ऑफिसर है वो आपको इशू करके दे दे, फूड सिक्योरिटी कार्ड। ये सब जो कार्ड हैं इनकम प्रूफ के लिए वैलिड होते हैं, आप इसमें से कुछ भी अटैच कर सकते हैं। और प्रूफ ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप में आप कर सकते हैं कि प्रूफ ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप में कि रेवेन्यू ऑफिसर के थ्रू या फिर इक्विवेलेंट तहसीलदार हो उसके थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिला हो, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो वो भी आपका एक सर्टिफिकेट एक जो अथॉरिटी होती है उससे साइन करके हो, ठीक है, SC ST एंड OBC के केस में भी। और मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर कोई चाइल्ड जो है स्पेशल नीड्स के साथ है या फिर फिजिकली चैलेंज है या ट्रांसजेंडर है, और अगर ऑर्फन चाइल्ड है तो सर्टिफिकेट इशू हुआ हो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट GNCT ऑफ दिल्ली से, ठीक है। तो ये सब था EWS कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और जनरल कैटेगरी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी वो हमने आपको इस वीडियो में बताई। और ये सब गाइडलाइंस थी दिल्ली में नर्सरी में, KG में और फर्स्ट के एडमिशन के लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप इस स्कूल में अप्लाई करते हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन फ़ी आप जो पे करते हैं और वहाँ से एडमिशन फॉर्म लेते हैं और उसके बाद इसको सबमिट कराते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस स्कूल में एडमिशन मिल ही जाएगा। वहाँ पे वो कंसीडर करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स जो कि हमने इस वीडियो में बताए हैं। उस फैक्टर्स के बेसिस पे वो लिस्ट निकालते हैं। अगर आपके बच्चे का नंबर उसमें आता है तो इट मीन्स आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको स्कूल में जाकर रिपोर्ट करना होता है, फ़ीस एंड ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स उनको देने होते हैं, और उसके बाद आपके स्कूल का एडमिशन हो जाता है बच्चे का उस स्कूल में। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, चाहे वो 25 रुपीज़ है, चाहे वो 50 रुपीज़ है, चाहे वो 150 रुपीज़ है, वो आपको वापस नहीं मिलती है अगर वहाँ पे एडमिशन नहीं होता है। और सभी जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं हाँ वही आपको देने होते हैं, और वैलिड एप्लीकेंट्स ही एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। अगर इन केस कुछ इन्फॉर्मेशन फॉल्स निकलती है तो वो स्कूल किसी भी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं आपका एडमिशन। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली नर्सरी एडमिशन को लेकर, KG एंड फर्स्ट के एडमिशन को लेकर दिल्ली में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और इन केस आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।